लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक हवा 24 घंटे में खा जाता है। इसलिए प्रायोरिटी क्या है जिंदा रहने की? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है एयर की, सांस लेने की। जब आदमी मर जाता तो कहते हैं ना वो प्राण त्याग गया, प्राणवायु की। और उसके बाद सेकंड दर्जा आता है पानी का, जिसको गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय। पानी नाल ही कोई चीज़ जिंदा, वरना जीवन पानी के बगैर नहीं है। फिर है भोजन, फिर है सनलाइट, फिर है भाईचारा। और ये जो कुछ बातें हैं ना, जैसे अब ईवीएम की बात भी आ गई। एक बात अभी तक मेरे तो समझ में नहीं आई कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं यार, उनको ईवीएम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे वर्ग के लोग इलेक्शन को देखते हैं उनको ईवीएम ही सारी बीमारी की जड़ लगती है। जी बात क्या है? कोई भी दो रजिस्टर्ड पार्टियां खड़ी हो जाएं कि हम ईवीएम से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ईवीएम पे सोचना पड़ेगा। हमें लगता है कि सारा ढांचा ईवीएम का ही है। अगर ईवीएम का होता तो ऐसा यार करने की कोई ज़रूरत ना होती सरकार को। सिर्फ अगर ईवीएम का ही सारा मसला होता। इसलिए मसला अकेला ईवीएम का नहीं है, मसला लोगों की सोच का है। वो कहते हैं कि जिसको फ्री भी इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ अपने आम भाषा में रेवड़ी बोलते हैं, कि रेवड़ियों से ही लोग वोट देते हैं। इसीलिए तो वो रेवड़ी देते हैं, ऐसे थोड़ी देने वाले हैं कोई। वो जूं नहीं देने के लिए तैयार, जूं। वो रेवड़ी इसलिए देते हैं कि उनको उससे वोट मिलता है, वरना वो तो कुछ भी नहीं देने को तैयार लोगों को। वो तो लोगों से निचोड़ नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर सिस्टम बदलना है, सिस्टम को समझ के उसकी किसी भी कड़ी पे आप वार करना चाहते हो, वो तब हो जाएगा उस कड़ी का अगर आप बदल दे दोगे। फेयर इलेक्शन का बदल ईवीएम की बजाय बैलेट के जरिए इलेक्शन कराना नहीं है। फेयर इलेक्शन का मतलब है कि आप स्टेट फंडिंग से इलेक्शन करवाओ और प्राइवेट फंडिंग बंद कर दो इलेक्शन में, और पैसे का इलेक्शन में बिल्कुल ही उपयोग बंद करो। और अगर पैसा आएगा तो पैसे वाला जीतेगा। इसलिए ये अगर जब तक आप अल्टरनेटिव नहीं देते कि स्पॉन्सर कौन करे, वोटर स्पॉन्सर करना, ना कि वो जिसको वो कहते हैं कि सिक्योरिटी पर हो इतनी, एमएलए की इतनी होएगी, उसमें जर्नल की इतनी होगी, रिजर्व की इतनी होगी, एमपी की इतनी होगी, उसमें जर्नल की इतनी होगी, रिजर्व की इतनी होगी। पैसे से तो इसका नाता तोड़ना ही पड़ेगा। ये अल्टरनेटिव अगर हम दे सकते हैं, गाँव में अगर हम ये अल्टरनेटिव दे सकते हैं कि पंचायत बनाएं, पंचायत सर्वसम्मति की बनाएं, और पंचायत के साथ 2 पंचायतें फ्री में और बनवा दें, डेवलपमेंट वाली पंचायत और कल्चर वाली पंचायत। कि डेवलपमेंट का काम कौन देखेगी? ये पंचायत देखेगी। और कल्चर का काम कौन देखेगी? जिसमें अपनी एजुकेशन, विद्या वगैरह, स्कूल वगैरह, ये अलग पंचायत। और झगड़े वगड़े वाला काम करेगी जो मेन पंचायत। क्योंकि सरपंच के घरे तो सुबह 6 बजे कलेस आ जाता ना, और वो घरे शायद मैंने लगता 8-9 बजे तक कलेस ही रहता। कलेस उन्होंने दे दो। लेकिन जो पिंड च काम करवाने हैं ना अच्छे तरीके से, फिर 2 पंचायतें वो सर्वसम्मति की होनी चाहिए, उसमें कोई इधर उधर का काम नहीं करना। वो उनको दो कि यार तुम आराम से काम करो, कलेश का काम हम निपटाते रहे करेंगे।
वो झगड़े वो निपटाते रहे। अगर कोई अल्टरनेटिव कहीं से भी शुरू करो, गांव से, मोहल्ले से शुरू करो और दुनिया से शुरू करो, वो तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी जे इस व्यवस्था का हम अल्टरनेटिव देंगे। इकॉनमी को कैसे डेमोक्रेटाइज करना है, जुडिशरी को फेयर कैसे बनाना है, इलेक्शन कमीशन को फेयर कैसे बनाना है, उसकी इलेक्शन कैसे हो, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। जो बरागे जी का एक सवाल आया था कि सराफ साहब ने कहा, वो बात ये है कि अर्थशास्त्री एडिसन की रिपोर्ट देती हुई है थॉमस पिकेटी की जो रिपोर्ट जिसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है दुनिया में, वो क्या है ना, वो अगर हम उसको पूरा देखते हैं तो वो बताता है कि इकोनॉमिक डिफरेंस कम होता 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 जैसे हमारे देश में भी 73 में 74 में आके जब रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों का जब नेशनलाइजेशन हुआ था ना इंडिया में भी, तो इकोनॉमिक डिफरेंस कम हो गया था। लेकिन ये उस समय ये बेचारा पूरा आप उसका एनालिसिस छोड़ दो, कदों कम हुआ, पहले ज़्यादा था, फिर कैसे कम हुआ, फिर कैसे फिर बढ़ा। एक तो ये कर्म देखने की ज़रूरत है। एक मोटा एजेंडा आपके सामने ये है कि 22 वाला कर्म देख लो, 1922 वाला, और 2022 वाला देख लो, ये सेम ही मर जाता है। इसमें वो ग्राफ नहीं दिखाया है इन्होंने कि पहले कितना था, फिर कैसे वो कम हुआ, उसके बाद वो कैसे उठे फिर चला गया। ये थॉमस पिकेटी भी यही बोलता है। हाँ, अपने से थोड़ा इकोनॉमिक डिफरेंस थोड़ा यहाँ कम है यूरोप में, अमेरिका में तो अपने से भी ज़्यादा है, लेकिन यूरोपियन मुल्कों में थोड़ा कम है। वो भी बढ़ रहा है, पहले की तरफ वो सेंट्रलाइजेशन जैसे जैसे पूंजी का बढ़ रहा है उसी तरफ से वो भी बढ़ रहा है, पर है हमारे से कम। इसलिए इस एजेंडे को हम इस रूप दे विच भी देख सकते हैं कि ये एजेंडा हमें बताता है कि पहले हमें व्यवस्था समझने की ज़रूरत है, फिर व्यवस्था के अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं वो समझने की ज़रूरत है, फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे गुत्थम गुच्छा हैं, ये समझने की ज़रूरत है। फिर हम जब इसको बदलने जाते हैं तो बदलने के लिए कौन सी चीज़ का अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं, वो अलग चीज़ है। जैसे एग्रीकल्चर का एक जो डिज़ाइन आजकल चल रहा है हमारा एग्रीकल्चर का, ये फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन का डिज़ाइन है सारे का सारा। अगर इसका अल्टरनेटिव देना है तो नेचुरल एग्रीकल्चर देना पड़ेगा। इसलिए वो आगे ये पूरे का पूरा एजेंडा है ये एग्रीकल्चर वाला, उस पर हम पूरी तरह इस पर डिस्कस करेंगे कि ये डिजाइन उनका ही है। इसीलिए इतनी पैदावार होने के बावजूद पूरी धरती पे पूरा कोई एक मतलब अठन्नी जितना थाम भी खाली नहीं है, सारी अंडर प्रोडक्शन आ गई, अंडर इरिगेशन आ गई, अंडर मतलब वो खेत पैड़ी के नीचे आ गई। फिर भी यार फार्मर की कंडीशन ख़राब हो रही है और कंपनियां मालो माल हो रही हैं, क्योंकि हम जिस ग्राउंड पे खेल रहे हैं ना वो ग्राउंड कारपोरेट का है, जिस नियमों के तहत खेल रहे हैं वो नियम भी कारपोरेट के हैं, इसलिए वो जीत रहा है, हम हार रहे हैं। इसलिए हमें नवा ग्राउंड जिसमें अपने नियम हों उस पे जब हम खेलेंगे तो हम कारपोरेट को हराने में समर्थ हो जाएंगे। कुल मिला के जो अब तक का जो एजेंडा था हमारा वो हमें यही कहता है कि हम व्यवस्था को समझें, एक कैसे एक दूसरे के साथ इसके सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं उसको समझे। व्यवस्था गाँव की है और व्यवस्था दुनिया की है, ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है इसको समझे। और इसको बदलने का बस एक ही तरीका है कि इसको बदलने में जो समर्थ हैं वो लोग हैं, कोई बाजार, कोई टेक्नीशियन,
कोई साइंटिस्ट इसको बदल नहीं सकता। बदलेंगे तो पूरे लोग बदलेंगे। लोग तब बदलेंगे जब उनके पास कि सही एजेंडा आएगा जिससे वो अपनी मानसिकता तो बनाएंगे। सही एजेंडा हमारे मुताबिक कुदरत और मानव केंद्रित एजेंडा ही हो सकता है, जिसमें दो ही सेंटर में चीज़ें रहें कि हम कुदरत की सेवा कैसे कर सकते हैं और मानवता की सेवा कैसे कर सकते हैं। उसमें पावर शावर सब कुछ डिल्यूट करने का सवाल है। ये बात इसके अल्टरनेटिव की आ जाती है। इसलिए नए एजेंडे के तहत हमें लोगों में जाने की ज़रूरत है और उसको इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं। ये कोई बहुत शक्तिशाली सिस्टम नहीं हैगा, इसके कोई ज़्यादा वो कोई मजबूत नहीं हैगा। जब जे जाने लगा ना, बस वो धड़म करके जाएगा। धक्का देने की ज़रूरत है, वो ज़रूरत थोड़ा चेतन रूप में धक्का देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम ही इसके वाहक बन जाए। वो जो कल आई सी ना कि ये डिमांड जनरेट करते हैं और कराते कैसे हैं, हमारे से करवाते हैं। हमारे कामरेडों ने बहुत सर पहले से कहा कि फार्मर का जो कर्जा वो माफ़ होना चाहिए। वो ना 9 मण तेल इकट्ठा होया, ना राधा नाची और ना ही होएगा। हाँ, डिमांड वो हमारे से करवा लेते हैं और फिर कोई कह देता है भी मैं कर दूंगा, हम वोट उसको दे देते हैं। अगली बार वो करता नहीं, दूसरा कह देता मैं कर दूंगा, फिर उसको हो जाता। इसलिए ये खेल में हम नहीं फंसेंगे। हम डिमांड वो करेंगे जो रैशनल होगी और बाकी जो कुदरत पक्की और मानवता पक्की होगी, यही इस एजेंडे का